आज के वैश्विक परिदृश्य में ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या प्रो अमेरिकन है, इजरायली है। और इंडिया के एक इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ये क्वेश्चंस किया जाता है कि भारत क्यों नहीं डायरेक्ट ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो हो गई है वो अमेरिकन लेड हो गई है, अमेरिकन और इजरायली लेड हो गई है। तो हम इसी पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। अभी की जो पॉलिसी है उसको देखने की कोशिश हम करेंगे। और इसमें जो मेरा एक मेन पॉइंट ये है कि आप जब किसी गवर्नमेंट का या प्रेजेंट टाइम में यदि आप फॉरेन पॉलिसी को देखते हो तो उसको आपको बैकग्राउंड देखने की बहुत ज़रूरत होता है। ज़रूरत इन द सेंस 1950 के बाद से अभी तक के पॉलिसी को थोड़ा बहुत देखना, एक मोटा मोटा उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, जब आप देखोगे 50s के बाद से इंडिया, मतलब ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किस बात पे टिकी थी, वो किस तरह का पॉलिसी था। उस टाइम में देखोगे तो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। नैम का मेंबर थे और नैम के मेंबर का मेन जो ऑब्जेक्टिव ये था, उसको देखोगे कि हम दोनों ब्लॉक में से किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, या तो यूएसएसआर और न तो यूएसए। तो हम जो डीकोलोनाइज हुआ था वर्ल्ड उस टाइम, क्योंकि आप देखोगे तो उस टाइम वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्री जो था वो वेस्टर्न पावर का कॉलोनी थे। तो जब हम वेस्टर्न पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न पावर ख़त्म हुआ और डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। दो आइडियोलॉजी का, भाई यूएसएसआर चाहता था हमारी आइडियोलॉजी विचारधारा की ज़्यादा से ज़्यादा देश हो, यूएसए चाहता था भाई ये कम्युनिस्ट विचारधारा वर्ल्ड में नहीं फैलना चाहिए। तो इसी पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम ये दोनों अपने सपोर्टर के संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन इंडिया ने इन दोनों ब्लॉक में बोला कि भाई हम ना तो तुम्हारे यूएसएसआर के साथ जाऊंगा, ना तो यूएसए के साथ जाऊंगा, और हम एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक इन द सेंस ना, नॉन ब्लॉक, मतलब हम किसी ब्लॉक के मेंबर नहीं है, वो हो गया नॉन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया था। ठीक, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भाई ना तो हम इन दोनों कंट्री का किसी भी कंट्री का कोई सा भी मिलिट्री बेस किसी भी किसी भी नेम मेंबर के कंट्री में नहीं होगा, मिलिट्री बेस नहीं होगा। सेकंड जो उसका ऑब्जेक्टिव था, भाई जो डिकोलोनाइज हुआ है उसकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम नेम का मेंबर है तो इन लोगों से रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें इन दोनों से रिलेशन रखना ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजी देगा, इन्वेस्टमेंट देगा और सपोर्ट करेगा, दोनों से रखेंगे। लेकिन आप दोनों का जो राइवलरी चल रहा है उसमें हम लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट इसके लिए। और बोला था भाई हम इस ब्लॉक में नहीं जाएंगे, किसी की भी मिलिट्री वेस्ट नहीं होगी। तीसरा जो था कि जो हम कोई सा भी एक एक कंट्री, कोई पर्टिकुलर कंट्री नेम का जो मेंबर है वो इनसे बायलैटरल रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, इस अपने इस फायदे के लिए नहीं कि एक तरह से आप ब्लॉक में शामिल हो गए। बायलैटरल रिलेशन को आप उतना स्ट्रांग कर नहीं करेंगे, आप नेम का भी मेंबर रहेंगे और बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रांग करके, और नैम की जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आप डिसमिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, चौथा जो मेन ऑब्जेक्टिव था नैम का, कि जो एक वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें कि जो एक वेस्ट की जो आइडियोलॉजी है उससे एक हेजेमनी, इस तरह का जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग चैलेंज करेंगे, वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा। ठीक, पांचवा आप यदि देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हम पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, छठा यदि देखोगे तो छठा इसमें ये था कि भाई एक आर्म रेस जो अभी वर्ल्ड में चला हुआ है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, उस आर्म रेस को हम नहीं आगे बढ़ने देंगे। कि कुल मिलाकर ये था। देखो, मैंने कहा डीकोलोनाइज कंट्री के अंदर बहुत सारे खुद का प्रॉब्लम था, सोशियो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबका पर कैपिटा इनकम कम था, पॉवर्टी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स था उसकी क्वालिटी बहुत
ख़राब थी। हर एक कंट्री डिपेंडेंट था अदर कंट्री के ऊपर उस कंट्री को रन करने के लिए। तो उन लोगों के लिए उस टाइम ये था जो भाई हम अपने देश की स्तर को कैसे सुधारें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम इसमें नहीं जाएंगे। दैट वाज टोटली गुड एट दैट सिचुएशन। तो ये हो गया। अब यदि आप देखोगे तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, ये तो नैम हो गया। इसमें एक पंचशील भी, पंचशील को भी मान के चलते हैं। और पंचशील में था कि पंचशील फार्मूला जो था उसमें ये था कि भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उस इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। कोई सा भी डिस्प्यूट होगा तो बायलैटरली उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर एग्रेशन इन्वेड नहीं करेगा। इस तरह का एक पंचशील भी लेके आया था इंडिया चाइना के बीच में। बेसिकली वो हुआ था। तो 1950 के बाद से ये आपका नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट होता है। 1961 में इसके जो मेन 3 लीडर थे, आप मान के चलो नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी थे, और नासिर, कर्नल नासिर, मार्शल, उसके बाद टीटो। ये तीनों थे, एक यूगोस्लाविया का, एक इजिप्ट का, और एक ये इंडिया का। ये तीनों थे। फिर उसके बाद घाना का भी था, वामन, वो भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इस तरह के नाम को आगे बढ़ाया। तो स्टार्टिंग में आई थिंक 2020 के मेंबर थे। 1991 तक जाते जाते देखा हो गए तो 115-120 के लगभग मेंबर हो गया। तो उस टाइम का फॉरेन पॉलिसी का नीड ये था। ठीक, समझ गए। लेकिन यदि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखोगे उस टाइम में, तो हम बहुत सारे ऐसे फ्रंट हैं जिस फ्रंट पे हम यूएसएसआर के नज़दीक पाए गए हैं। जिसके पीछे भी रीजन है उस टाइम का, वो हमारा नीड था, इसीलिए हम यूएसएसआर के नज़दीक हम रहे हैं। उस रसिया के नज़दीक हमारी पॉलिसी रही है। जैसे कि आप देखो, हंगरी क्राइसिस हुआ था। हंगरी क्राइसिस, उसमें हमने रसिया को डायरेक्टली सपोर्ट किए थे, यूएसएसआर को सपोर्ट किए थे। ठीक, स्वेज क्राइसिस हुआ था, उसमें भी हमने यूएसएसआर को सपोर्ट किए थे। यदि आप कोरियन क्राइसिस देखोगे तो उसमें भी हम लोगों ने यूएसएसआर को सपोर्ट किए थे। ठीक, ये ये पूरा था। 1979 यदि आप देखोगे, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इंटर किया, तो उस टाइम भी हम इनडायरेक्टली यूएसएसआर को सपोर्ट किया। यूएसएसआर के अगेंस्ट नहीं गए। तो भाई उस टाइम हमारी फॉरेन पॉलिसी का नीड वो था, क्योंकि अमेरिकन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था। ठीक, तो उस टाइम हमारी फॉरेन पॉलिसी की ये नीड था। उसके अलावा उस एक चीज़ ये भी होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी या किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का गवर्नमेंट किस कंट्री में है, उससे भी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होता है। यदि आप नेहरू और कांग्रेस का यदि गवर्नमेंट देखोगे, तो वो एक तरीके का हम सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले गवर्नमेंट है। वो प्रो कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म को उतना प्रमोट नहीं करने वाले गवर्नमेंट है। दूसरा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, यदि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को देखोगे, उससे यदि आप बीजेपी या इस प्रेजेंट गवर्नमेंट एनडीए को देखोगे तो ये बहुत दूर है। लेकिन जब आप कांग्रेस को देखोगे तो ये नज़दीक आता है। ठीक, कांग्रेस का नज़दीक आता है कम्युनिस्ट से रिलेशन, और एनडीए का बहुत दूर आता है। ये कैपिटलिस्ट के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, तो इस वजह से। और दूसरा, वर्ल्ड में लड़ाई किस आइडियोलॉजी का था उस टाइम? एक कैपिटलिस्ट एंड दूसरा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था। ठीक, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो वो नेहरूवियन मॉडल, या जो इंदिरा गांधी के टाइम में आप देखते हैं जिस तरीके से प्रीवी वर्स को ख़त्म किया गया था, बैंक नेशनलाइजेशन, इस तरह का इंडिकेटर की दिखता है कि हम प्रो कैपिटलिस्ट नहीं थे, हम सोशलिस्ट कम्युनिस्ट या स्टेट कंट्रोल मॉडल को आगे बढ़ा रहे थे। स्टेट कंट्रोल मॉडल यूएसएसआर के नज़दीक आता है। तो जिस वजह से वो हम उसके यूएसएसआर के नज़दीक थे। 79 में जब अफगानिस्तान में हुआ था, तो उस टाइम भी हम यूएसएसआर को कह सकते हैं कि हम एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट किए थे, डायरेक्ट नहीं किया, अगेंस्ट नहीं गए थे। तो ये हमारा एक मोटा मोटा हो गया फॉरेन पॉलिसी। अब हम दिखाते हैं ऐसा हमारा फॉरेन पॉलिसी के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप देखेंगे 1950 में जब हम कश्मीर के इशू को लेकर गए थे यूएन में, कश्मीर के इशू को यूएन में लेकर गए थे, तो ब्रिटेन और अमेरिकन ने क्या किया कि इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। यहाँ पे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। उस टाइम से हमारा रिलेशन इससे बिटर होना स्टार्ट हो गया। दूसरा चीज़ ये भी है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। दूसरा चीज़ ये भी है कि ब्रिटेन ये समझता था, जब
इंडिया का जो डिवाइड क्यों हुआ, डिवाइड तो इसी वजह से हुआ ना, तो भाई ब्रिटेन चाहता था कि भाई यहाँ से जाने के बाद भी हमारा कोई ऐसा सपोर्टर रहे, वो हमारे इंटरेस्ट में एशिया के अंदर काम करे, हमारे इंटरेस्ट को मतलब धक्का ना लगे, ठीक। इसीलिए पाकिस्तान बनाया गया। तो इसीलिए यूएस और ब्रिटेन ने क्या किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था कश्मीर को इशू को लेकर यूएन में, ठीक। तो इंडिया को ये बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद आप देखोगे तो एक आइजनहवर, एक तो आप देखोगे तो एक नेटो मार्शल प्लान आया था, आप ये देखो, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, पहला क्या आया था, ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, दूसरा मार्शल प्लान आया था। इस दोनों का पीछे का रीजन यही था कि जो भाई हम जो अभी डीकोलोना मतलब ये जो यूरोप है, यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये इकोनॉमिक हेल्प देने की बात की जा रही थी इस दोनों प्लान के थ्रू। उसके बाद ये नेटो बनाए, इसका मतलब क्या था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूरोप को यूएसएसआर से बचाने के लिए, रोकने के लिए, यूएसएसआर के एग्रेशन से, क्योंकि यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोप के अंदर वो फैलता जा रहा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। नेटो बनाए। इसमें आप आगे देखोगे तो एक बना था बगदाद पैक्ट बना था, बगदाद पैक्ट, ठीक। ठीक। और एक सेंटो भी था, सेंट्रल एशिया सेंटो भी था, ये दोनों ये एक ही मान के चलिए ये होता है। बगदाद पैक्ट का यदि आप मेंबर देखोगे तो इसका मेंबर कौन था, ईरान हो गया, ईरान था उस टाइम, रजा शाह पहलवी का गवर्नमेंट, ये भी यहाँ पे रिवोल्यूशन 1979 में हुआ है, चेंज अब हुआ है। ईरान था, टर्की था, और पाकिस्तान था, ये इसका मेंबर था। ये जो बगदाद पैक्ट ये आया है कब, ये आइजनहवर डॉक्ट्राइन से आया है, आइजनहवर यूएस प्रेसिडेंट थे, उसके डॉक्ट्राइन से आया है। ये कब आया है, जब 1956 में जाके स्वेज क्राइसिस हुआ, स्वेज क्राइसिस के बाद, स्वेज क्राइसिस या उसी टाइम में आया, या उसके आसपास ही ये आया था। इसका मतलब क्या था, नेटो तो हो गया भाई यूरोप के अंदर यूएस को कंट्रोल, यूएसएसआर को का मतलब रोकने के लिए, और इधर एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया और एशिया के अंदर अपना प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये बगदाद पैक्ट और ये लेके सेंटो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन लेके यूएसएसआर यहाँ पे आया था, और पाकिस्तान इसके मेंबर था, ठीक। तो आप तो ये देख सकते हैं कि जो भाई हम जो थे यूएसए, हम यूएसए के साथ उस टाइम नहीं थे, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ नहीं थे, हम अपना नेम को लेके जा रहे थे, और दूसरा हम यूएसएसआर के नज़दीक थे उस टाइम। यदि आप ये देखोगे तो यूएसएसआर ने क्या किया था कि एक वारसा पैक्ट था, और यूएसएसआर का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जैसे कि वारसा पैक्ट था, ये केवल यूरोप के लिए, ईस्टर्न यूरोप तक ही सीमित था, इसका ये नहीं था। यूएसएसआर ये नहीं कह रहा था कि इंडिया को, हाँ एक टाइम है कि यदि आप देखोगे तो इस टाइम हुआ था जब अफगानिस्तान में अटैक हुआ था, यूएसएसआर ने किया था, तो उस टाइम यूएसएसआर ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला था कुछ, वो अलग हम कभी डिस्कस करेंगे, इंडिया यूएसएसआर इसका रशिया के रिलेशन में उसको हम बताएंगे। तो ये व्हाट्सएप पैक्ट था ईस्टर्न यूरोप के लिए, जो भाई इसमें शामिल हो जाओ, हम तुमको इकोनॉमिक लिबर्टी देंगे, जो इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए जितने भी होगा हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे, जो गुड्स की जरूरत पड़ेगी वो देंगे आप, ये चीज़ था। यूएसए का यदि देखोगे तो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था जितना यूएसए या वेस्टर्न ब्लॉक किसी भी कंट्री को अपने ब्लॉक में जो मेंबर है उसको हेल्प करता है, उतना यूएसएसआर कभी नहीं कर पाया, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे उतना स्ट्रांग नहीं था। तो यूएसएसआर के साथ मैंडेटरी नहीं था कि जो भाई आपको इस संगठन में आपको जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक। हाँ ठीक है, आप हमारे आइडियोलॉजी के गवर्नमेंट है, हमारे आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो आप, हम समय समय पर आपको हेल्प करेंगे। उसी में आप देख सकते हैं कि 71 में जाके जब अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को हम गठन किया, तो उस टाइम हमें यूएसएसआर ने हेल्प किया। तो ये हमारा 50 से लेकर 90 तक का हमारी पॉलिसी रही है। एक फ्रंट पे हम नेम को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरे फ्रंट पे हम यूएसएसआर को से नज़दीक थे, यूएसएसआर से नज़दीक थे। और यूएसएसआर से नज़दीक क्यों थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा पाकिस्तान का कश्मीर के इशू को लेकर था, समझ गए। और दूसरा यदि आप देखोगे 70s में क्या हुआ इधर, कि जब निक्सन का टाइम आता है, उस टाइम क्या हुआ कि ये निक्सन, डेन जियोपिंग, इधर चाइना के अंदर कौन आया था, डेन जियोपिंग आया था। तो डेन जियोपिंग के साथ
मिलकर इसने क्या किया, एक ब्लॉक बना लिया, और पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर एक ब्लॉक बना लिया। इसके पीछे का मेन ये था रीजन कि ये चाइना को रसिया को रोक सके। इसको रोकने के लिए जो यूएसए था वो चाइना को खड़ा किया। इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे चाइना को बहुत ज़्यादा दिया था। चाइना जो अभी इकोनॉमिक जाइंट बना है वो अमेरिकन हेल्प से बना है, अमेरिकन हेल्प से बना है। तो चाइना को इधर लिबर्टी दिया, तो ये क्योंकि यूएसएसआर को रोकने के लिए, समझ गए, ये हुआ था। पाकिस्तान इधर इस गुट में आ गया। तो पाकिस्तान को गुट में आने के पीछे का पर्पस क्या था? इंडिया को परेशान करना, इंडिया को करना, क्योंकि पाकिस्तान को और उससे लेना देना तो था नहीं, ये बन गया था। तो हमारे लिए ये ज़रूरत होता है कि जो है हमें तो भी तो कोई मित्र चाहिए, तो हम भी, हमारा यूएसएसआर के साथ हमेशा रिलेशन अच्छा रहा है, समझ गए। तो इस तरह का ब्लॉक चल रहा था। तो हम इंडिया जो था नेम को आगे बढ़ा रहे थे। नेम को आगे बढ़ाने से भी फायदा क्या हो रहा था, अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड मूवमेंट जो था उसको हम आगे बढ़ाए, ठीक। और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्री के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हुआ, अरब में भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की हम लोग बहुत बार कोशिश किए। तो ये हमारा था 90s तक का पॉलिसी को आप इस ध्यान में लेकर चलेंगे, ठीक। अब देखिए 90s में क्या होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। क्योंकि 90s में आप देखोगे तो 90 में क्या होता है, गल्फ में फर्स्ट गल्फ और सेकेंड गल्फ वॉर होता है, ठीक। एक तो पहले ईरान इराक का होता है 80 से लेकर 88 तक के बीच में, ईरान और इराक के बीच में। सेकेंड जो होता है इराक और कुवैत के बीच में, इराक कुवैत के बीच में होता है दो। इससे क्या होता है, ऑयल क्राइसिस आता है। ऑयल क्राइसिस आने के वजह से क्या होता है कि अ, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करने वाले कंट्री हैं हम, ऑयल क्राइसिस आने की वजह से एक फैक्टर ये रहता है कि इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, भाई हमारे पास पैसा नहीं रहता है उस टाइम, उतना डॉलर नहीं रहता है कि हम बाहर से जो हमारी आयातक चीज़, जरूरी जरूरी का आयातक चीज़ है उसको हम आयात कर पाए। हमारे पास फॉरेन मनी उतना नहीं था, एक्सचेंज नहीं था। तो बीओपी आता है। बीओपी आने के बाद 90s में क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जाके हमें हेल्प मिलता है। अब देखोगे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का जो क्रिएशन है वो किसके द्वारा हुआ, वेस्टर्न ब्लॉक के द्वारा हुआ। इस पे वेस्टर्न का ही क्या था, कंट्रोल था, वेस्टर्न का कंट्रोल था। तब फिर हम इसके लिए तो वेस्ट वेस्ट मतलब क्या हो गया, यूरोप और अमेरिकन। तो फिर तो बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू मी, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी इकोनॉमी को देखना ढालना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या लेके आते हैं, इंडिया में एलपीजी लेके आते हैं, एलपीजी लेके आते हैं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब हम अपने मार्केट को खोलेंगे और वर्ल्ड के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे, ये होता है। 90s में ये क्यों हुआ था, क्योंकि 90s में आप देखोगे तो यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था। यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया। जो 15 कंट्री थे यूएसएसआर से, सारे अलग हो गए। ऊपर से देखोगे यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, लटाविया हो गया, लिथियानिया, ये सब जितने भी हैं, ये कजाकिस्तान, ये सब कितने भी, ये सब क्या थे, यूएसएसआर के मेंबर साथ थे पहले। ये सब टूट के अलग हो गए। तो अब मल्टीपोलर टू पोलर वर्ल्ड से क्या हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। पहले दो पावर था, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। अब क्या हो गया, केवल यूएसए पावर रहा। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी यहाँ से चेंज होना ऑब्वियसली है। हमारे यूएसएसआर या रशिया के साथ रिलेशन खराब नहीं हुआ, लेकिन हमारी पॉलिसी में बहुत कुछ यहाँ से चेंजेस होना स्टार्ट हुआ। आप यदि ये चेंजेस देखोगे तो जैसे कि हमारे 1992 में हम इसराइल के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रांग हुआ। यहाँ से इसराइल के साथ हम रिलेशन को स्ट्रांग किए, क्योंकि रसिया यदि रसिया यदि जाएगा रसिया यदि जाएगा तो रसिया के साथ हम डिपेंडेंट किस पे थे, क्योंकि हम आर्म एमिनेशन कहाँ से लेते थे, इवन तो 70% से ऊपर हम रसिया से ही लेते थे, ठीक। अब तो ये रसिया का उतना रहा नहीं, तो हम अदर कंट्री के साथ भी रिलेशन को अब स्ट्रांग करेंगे, ठीक, समझ गए। तो उसके बाद से फिर हम रिलेशन हमारा अलग अलग कंट्री के साथ स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ था। हमारे ये बैकग्राउंड देने के पीछे ये रीजन है अकॉर्डिंग टू आपका। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, जब भाई आपकी अपनी कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को हम लेके आगे बढ़ेंगे। आप हमें, क्योंकि ना तो कोई परमानेंट शत्रु है ना कोई मित्र होता है। हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में जो होगा वो काम करेंगे, समझ गए। जैसे कि देखो इस दौर में 50-68 के बाद से क्या चल रहा था, एनपीटी की बात चल रहा था। जब एनपीटी, सीटीबीटी, सीटीबीटी, पीटीबीटी, ये सब क्या है,
ये शब्द है कि भाई न्यूक्लियर कोई कंट्री नहीं बनाएगा, लेकिन इंडिया इसको डायरेक्ट क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं था। तो इंडिया हमेशा इसको विरोध करता रहा। ये करते करते हम 1998 में जाके हम क्या किए, अपना एटॉमिक बम बनाए। ठीक, हाँ, न्यूक्लियर पावर यहाँ से हो गई। तो हमारी पॉलिसी जो हमारे कंट्री के नीड के लिए जो था वो काम हम किए। अमेरिकन और वेस्ट हमारे हमेशा ये प्रेशर देता रहता था, तो भाई आप एनपीटी का मेंबर, एनपीटी पे आप सिग्नेचर करो, आप सीटीबीटी पे सिग्नेचर करो, आप पीटीबीटी पे सिग्नेचर करो, लेकिन इंडिया नहीं किया, क्योंकि हमारे जो हमारा जो एक राइवल कंट्री था, हमारे एक इनेमी कंट्री चाइना था, वो बना लिया था 64 से 68 से पहले ही चाइना बना लिया था न्यूक्लियर पावर। और चाइना के साथ हमारी लड़ाई भी हो गई थी, तो हमारे दुश्मन देश है तो उसके पास ये बम है, तो हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो इंडिया बोला कि नहीं, हम एनपीटी है इस तरह का किसी भी एग्रीमेंट पे हम साइन नहीं करेंगे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए वो जरूरत था, हमारे देश में लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो जरूरत था, तो वो किए। ठीक, ये हो गया बैकग्राउंड आपका। अभी का जो देखेंगे, अब हम प्रेजेंट में देखेंगे जब फॉरेन पॉलिसी, उस टाइम हमारी नीड ये था, हम यूएसएसआर के नज़दीक थे, वो किए। समझ गया? ऐसी बात नहीं है कि हम यूएसए के साथ भी रिलेशन था, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हमारा रिलेशन खत्म था, लेकिन यूएसएसआर के नज़दीक हम थे। उसके पीछे का बैकग्राउंड आप देख लिए। प्रेजेंट में यदि देखोगे तो इंडिया के बारे में क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है कि हम क्यों नहीं डायरेक्ट यूएसए को और इजराइल को एग्रेसर बताते हैं, इजराइल को एग्रेसर बताते हैं, और हम क्यों नहीं ईरान को आते हैं सपोर्ट करने के लिए एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हमारा ईरान ये है, हमारा ईरान वो नहीं। देखो, हम ना तो हमारा ईरान मतलब दुश्मन कंट्री तो नहीं है, ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, एक तरीके का ये भी आइडियोलॉजी है। लेकिन आप यदि देखोगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में अभी क्या नीड क्या है, हमें अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा ना। देखो, हम ईरान को सपोर्ट करते हैं तो लोगों का कहना है कि भाई अभी एलपीजी या गैस का जो किल्लत है वो नहीं होता है, हार्मुज के साथ जो अभी ब्लॉक हो गया है उससे नहीं होता। ये सब चीज़ ठीक है, उसका भी अपना मत है। ईरान हमें देखोगे तो एक जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से पीक पे था, तो इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कंटेन करने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंटेन करने के लिए बनाया था, जिसमें कि ईरान, इंडिया ये सब मिलके नॉर्दर्न अलायंस को हेल्प कर रहा था। तो ये क्या है, दूसरा ईरान के साथ हम ये भी रहेंगे, सेंट्रल एशिया में हमारा रीच होगा। ठीक, जैसे चाबहार पोर्ट के बारे में कहा जाता है, चाबहार पोर्ट से क्या होगा कि हम पाकिस्तान के ग्वादर को हम एक तरीके से हम वो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। चाइनीज़ को सी पैक जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, हम अपना रीच बढ़ा देंगे वहाँ पे। ठीक, ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान में जाएंगे, उधर सेंट्रल एशिया में हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या रहा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये भी एक सॉदर्न एशिया में सेंट्रल एशिया में जाने या रसिया तक जाने या यूरोप तक जाने के लिए एक मार्ग है। इसमें हमें ईरान हेल्प कर सकता है, क्योंकि ईरान के थ्रू ही जाएंगे। ठीक, उसके बाद ईरान के बारे में ये है कि भाई ये ब्रिक्स का मेंबर है, तो ब्रिक्स का मेंबर होने का हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें हेल्प करना चाहिए, नो डाउट। ये सब है हमारी फेवर में। उसके बाद हॉर्मुज के बारे में तो यही कहा जाता है। उसके बाद ऑयल ऑयल जो है हमें मतलब लोकल करेंसी में हमें देने के लिए तैयार है ईरान। तो ये डी डॉलराइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। डी डॉलराइजेशन होगा तो इंडिया का भी फेवर, इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा। ये भी एक चीज़ है। ऑयल के लिए हमें फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोकल करेंसी में अपना हम ईरान से हम ले सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है ईरान की। ठीक है, तो ये है। अब यदि हम देखेंगे अदर साइड ऑफ द कॉइन, यदि देखेंगे यूएसए और इजराइल, इजराइल का क्या नीड है, तो इतना हमारे ईरान के साथ रहने पे, इतना हमें ईरान के साथ रहने पे क्या होगा, हेल्प होगा, वो चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन जब यूएसए इजराइल की बात देखते हो, इजराइल के साथ आपका क्या रिलेशन, देखो इजराइल आपको क्या करता है। जब आप जब ये 1998 99 में जब करगिल का वॉर चल रहा था, आपको इजराइल ने हेल्प किया। करगिल का वॉर हो रहा था तो इजराइल हेल्प आपका किया था। 92 में आप इसके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन ये स्टार्ट किए हैं, 98 में आपको हेल्प कर। इजराइल आपको क्या करता है, जैसे कि इजराइल आपको टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद जो होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया में किस तरीके से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जाए वो करता है। कम वाटर में लेस वाटर टेक्नोलॉजी आपको देता है, जिसमें कम वाटर में आप डेजर्ट एरिया के अंदर आप एग्रीकल्चर को कैसे करें, अच्छा करें।
तो ये सब टेक्नोलॉजी आपको इजराइल प्रोवाइड कराता है। इजराइल आपको अदर जो इंटेलिजेंस के लेवल पे आपको इजराइल हेल्प करता है बहुत जगह। उसके बाद जो आपका आर्म एमिनेशंस होता है, जो मिलिट्री लेवल पे, जो डिफेंस लेवल पे जो आपकी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वो आपको इजराइल हेल्प करता है। अभी सेमीकंडक्टर को लेकर इजराइल के साथ आपका डील हुआ है, जो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर वो आके सेमीकंडक्टर हो गया, चिप हो गया, उस टेक्नोलॉजी को में वो इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा। ठीक, ये इजराइल के साथ आपका एक रिलेशन है। अरे आप देखोगे तो बहुत इस पर डिस्कस हो सकता है। यूएस के साथ अभी देखोगे तो यूएस के साथ आपका इकोनॉमिक टाई अप कितना है, लगभग 150 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है यूएस के साथ। 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है यूएस के साथ। इसमें आप क्या है, करंट अकाउंट, आप सरप्लस कंट्री है, मतलब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इंपोर्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे डेफिसिट यूएस को होता है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए तो ट्रम्प को अभी खलबली मच गया, इसीलिए उसने टैरिफ लेके आया था और इक्वलाइजेशन ले ये क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, रिबेलियन डे, वो एक डे लेके 2 अप्रैल को आया था, कुछ नाम था उसका, और सबके ऊपर लगा दिया, क्योंकि बोल रहा था कि क्योंकि हमें इससे घाटा होता है, ज़्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, कम हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ये लेके। तो यदि 150 बिलियन का ट्रेड है, आप ज़्यादा इस यूएस इकोनॉमी में, यूएस मार्केट में आप एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट का हर एक सेक्टर में जनरेशन होता है। यदि अब यूएस के साथ आप डायरेक्ट ईरान के साथ आप चले जाओगे, जब भाई ठीक है हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, ईरान में गलत क्या है, ईरान के, तो ये इसके साथ ये रिलेशन भी खत्म हो सकता है ना। फिर वो कुछ पागल है, वो कुछ कुछ कर देगा वहाँ पे। आप इतना चाहे आप भावना में आके नहीं, आपको देखना 150 करोड़ पब्लिक के हित में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। रेमिटेंस देखोगे तो रेमिटेंस आपका बहुत ज़्यादा आता है यूएस से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस। हाँ हाँ, आपको तो लगभग $30 बिलियन आता है, तो मैक्सिमम आप एक यूएस हो गया, दूसरा आपका गल्फ से आता है, समझ गए। आपका डायस्पोरा है, ठीक, डायस्पोरा है। आप यदि टेक्नोलॉजी के लेवल पर देखोगे तो यूएस के साथ आपका क्या रिलेशन है टेक्नोलॉजी में। निसार सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ था, ठीक, निसार हुआ था। आपका इसरो और नासा के बीच में मतलब कोलैब होता है हर एक टाइम पे, ठीक, कोलैब होता है हर एक टाइम, समय समय पे कोलैब होता है। आपको यदि टेक्नोलॉजी में ही देखो, आपका आदित्य L1 मिशन है आने वाले टाइम में, आदित्य L1 मिशन है। आप उसके बाद आप जो कहते हैं कि हम गगनयान लेके जाएंगे, उसमें हमें यूएस हेल्प करेगा, बहुत सारा टेक्नोलॉजी के लेवल फ्रांस करता है, यूएस करेगा गगनयान के लिए। आप कह रहे हैं कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035-40 तक बनाएंगे, उस स्पेस स्टेशन उसमें हमें यूएस हेल्प करेगा या करता है, क्योंकि वो अचीव कर चुका है। हुँ? वो उस चीज़ को अचीव कर चुका है, तो वो हमें हेल्प कर सकता है, ठीक। आप इंडिया के अंदर जो जेट इंजन की बात चल रही है, जेट इंजन के लिए जो आप फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे टेक्नोलॉजी लेवल पे, तो आप क्या करते हो, जेट इंजन आपको यूएस प्रोवाइड कराता है। तो ये नहीं कह रहा भाई हम यूएस का सपोर्ट, ये है कि हम यूएस गार्ड नहीं, देख लो वो कंट्री, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा ना भाई, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उस हर एक फील्ड में बहुत आगे है, तो उसके साथ आप रिलेशन को अच्छा रखेंगे, तो उससे आपको फायदा हो सकता है, उस वो फायदा होगा तो आपकी कंट्री मैन के लिए फायदा होगा, ठीक। ये चीज़ है, समझ गए। दूसरा चीज़, अभी आप ईरान को सपोर्ट कर देते हैं, ईरान को डायरेक्ट आके सपोर्ट कर देते हैं, तो गल्फ में आपके कितने कंट्री है, गल्फ में सऊदी हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कुवैत हो गया, जितने भी हैं, ओमान हो गया, जितने भी कंट्री है, उसका तो अभी ईरान के साथ क्या चल रहा है, खटपट चल रहा है भाई, क्योंकि वो उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है। तो गल्फ के साथ आप कितना, यदि यूएस के साथ आपका ये 150 बिलियन का ट्रेड है, तो गल्फ के साथ भी आपका 120-30 बिलियन का ट्रेड है ही, ठीक। 130 20-30 ट्रिलियन का बिलियन डॉलर का ट्रेड है, ठीक। तो गल्फ भी तो हो सकता है ना। हम्म, गल्फ को भी तो लगेगा, अभी आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो गल्फ भी नाराज हो सकता है। और ऑयल आप केवल ईरान से ही लेके नहीं आते हैं, आप अदर कंट्री से भी लेके आते हैं, सऊदी से आते हैं, इराक से लेके आते हैं, कुवैत से लेके आते हैं। तो बैलेंस करके देखना चलना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होती है। आप अभी ईरान का एगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ना तो ईरान को एगेंस्ट जाके आप कह सकते हो, और ना तो ये प्रो यूएस प्रो इसराइल को लेके आप कह सकते हैं। तो आप बैलेंस करके लेके जा रहे हैं। हाँ, देखा जाता है कि भाई कहीं यूएस इसराइल कोई ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रिप ऐसा ना उठा ले जो पूरे मानवता के लिए खतरा हो जाए, तो तो
फिर हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अभी में ठीक है, अभी तो हम क्या कहते हैं, भाई सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को, हर एक कंट्री को सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को ख्याल करना चाहिए, ठीक, समझ गए। और हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इस सब की बात करते हैं, जो एक सिंपल है वो है। उसके बाद हम ईरान के साथ भी हमारा रिलेशन अभी है, ईरान ने हमें जो हमारी जो ऑयल और गैस का जो टैंकर है उसको आने दिया है। ईरान के साथ ना तो हम ईरान को अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हैं, ना हम यूएस इसराइल को जाके अगेंस्ट कर रहे हैं। जो हम बीच वाला एक हमारी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम अभी अपनी पॉलिसी को लेके आगे जा रहे हैं। अब फ्यूचर में देखा जाता है हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो वो देखा जाएगा। अभी जैसे कि एक जो किया है, जो वहाँ पे अच्छा हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी लंबा खिंच जाएगा तो लोग देखेंगे भी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।